साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ टुडे के नाम से दिया जाता है। आप इसको पीडीएफ फॉर्म में इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग 29 जून 2021 का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के उपरांत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इसी प्रकार का पैकेज जो है आपका 2020 में भी जारी किया गया था। तो ये दूसरी लहर के उपरांत इसको घोषित किया गया है। तो इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोत्साहन पैकेज होता क्या है। तो प्रोत्साहन पैकेज जो है विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और अपने देश को वित्तीय संकट से बचाने के लिए प्रयुक्त कर छूट एवं प्रोत्साहनों का एक पैकेज होता है। ठीक है। अब जो वित्त मंत्री ने घोषित किया है, वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों का उद्देश्य जो है स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रक्रिया के लिए तैयार करना तथा विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। घोषित उपायों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? पहला है महामारी से आर्थिक राहत के संदर्भ में, दूसरा है लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के संदर्भ में, तीसरा है विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन के संदर्भ में। तो सबसे पहले बात करते हैं महामारी से आर्थिक राहत के संदर्भ में क्या चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में। तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपयों की ऋण गारंटी योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS का विस्तार किया गया है। अब ये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इसके तहत होता क्या है? तो ये जो आपका ECLGS होता है, इसके तहत पात्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों अर्थात MSME और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन GECL सुविधा के रूप में पार्श्विक मुक्त, मतलब कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, इससे मुक्त स्वचालित ऋण के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा क्या कहा गया है इसमें? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई से लेकर के नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक विस्तार किया गया है। कब तक इसको विस्तारित किया गया है? 31 मार्च 2022 तक। और यह जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, यह योजना अक्टूबर 2020 में आरंभ की गई थी। इसके तहत नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन तथा रोजगार की क्षति की स्थिति में रोजगार की पुनर्स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या करती है। इसके अलावा ये जो उपाय घोषित किए गए हैं वित्त मंत्री द्वारा, इसमें 5 लाख पर्यटकों को 1 माह का निःशुल्क पर्यटक वीजा दिया जाएगा। अब लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए जो इसमें उपाय बताए गए हैं इस राहत पैकेज में, इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने के साथ अल्पकालिक आपातकालीन तैयारी और बाल चिकित्सा देखभाल और तथा बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिए 23,220 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब जो तीसरा है विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन, इसको देख लेते हैं। तो इसके तहत प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन ए आदि जैसे उच्च पोषक तत्वों वाली जलवायु प्रत्यास्थ बायोफोर्टिफाइड फसल की किस्मों का विमोचन किया गया। कृषि खरीद, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अवसंरचना में वर्धन हेतु मतलब बढ़ोतरी हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के लिए 77.45 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज रिवाइवल पैकेज घोषित किया गया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, इसके तहत भारत नेट के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे डिजिटल इंडिया के संदर्भ में। इसके अलावा बृहद पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PLI योजना की अवधि 1 वर्ष अर्थात 2025 से 2026 तक बढ़ा दी गई है। ठीक, पहले 2024-25 था, इसको 1 वर्ष बढ़ाया गया, 2025-26 तक कर दिया गया है। PLI योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित लक्ष्य खंडों के तहत माल की मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस माल की वृद्धिशील बिक्री पर 6% से लेकर के 4% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। और इसका जो प्रोत्साहन आधार वर्ष रहा है बेस ईयर वो 2019-20 के साथ ये लागू कब हुई थी?
1 अगस्त 2020 से इस PLI योजना अर्थात उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया था। अब इसको 1 वर्ष बढ़ा करके 2025-26 इसको यहाँ तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, जिसे शॉर्ट में NEIA कहते हैं, इसके माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और साथ ही राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते NEIA दीर्घ और मध्यम अवधि के निर्यातकों को विदेशों और संबंधित खरीदार या बैंक के जोखिमों से बचाने के लिए पर्याप्त ऋण बीमा कवर प्रदान करता है। इसके अलावा सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण योजना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट एंड लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए की या इतने रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिसके तहत ये जो 3.03 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, इसके तहत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर और 10,000 फीडर आदि की स्थापना या संस्थापना के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के वित्त पोषण में निजी क्षेत्र की क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु नई सुविधाएं या नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। आगे चलते हैं। अगला है नवीन अध्ययन से पुष्टि हुई है कि ब्लैक होल समय के साथ संकुचित नहीं हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि ये संकुचित होंगे, परंतु जो नया अध्ययन आया है उसके अनुसार कि जो ब्लैक होल हैं वो समय के साथ संकुचित नहीं हो रहे हैं। इस अध्ययन ने भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस द्वारा प्रतिपादित ब्लैक होल क्षेत्र प्रमेय ब्लैक होल एरिया थ्योरम को सही सिद्ध किया है। इस प्रमेय में ये जो ब्लैक होल क्षेत्र प्रमेय है, इसमें यह प्रमाणित किया गया था कि ब्लैक होल के सतही क्षेत्र का समय के साथ कम होना जो है या संकुचित होना असंभव है। ब्लैक होल क्षेत्र प्रमेय जो है ये वर्ष 1971 में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से व्युत्पन्न हुआ था, डेराइव हुआ था। और ये जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और यह जो सिद्धांत है वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों और ब्लैक होल को परिभाषित करता है। जो सापेक्षता का सिद्धांत है यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों और ब्लैक होल को परिभाषित करता है। आइंस्टीन का वर्ष 1915 का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत मानता है कि गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस एवं टाइम की वक्रता से उत्पन्न होता है। ब्लैक होल क्षेत्र प्रमेय ने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत का विस्तार किया है, जिसने तर्क दिया था कि स्पेस एंड टाइम का अटूट संबंध है, परंतु इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव इतना अधिक है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि पदार्थ एक छोटे से स्थान में संकुचित हो जाता है। यह किसी तारे के समाप्त होने के चरण के दौरान घटित हो सकता है। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं: स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव और मिनिएचर। ब्लैक होल बनने का सबसे सामान्य तरीका तारकीय मृत्यु अर्थात स्टेलर डेथ है। तारकीय ब्लैक होल कैसे निर्मित होते हैं? तो तारकीय ब्लैक होल तब निर्मित होते हैं जब किसी बहुत बड़े तारे के केंद्र का, सेंटर का स्वतः पतन हो जाता है या उसका विनाश हो जाता है। जब ऐसा होता है तो यह एक सुपरनोवा का कारण बनता है। यहाँ पे चारों के बारे में बताया गया है, जिसमें जो 4 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। पहला है तारकीय या स्टेलर, किसी तारे के गुरुत्वीय रूप से संकुचित होने के कारण निर्मित होता है या इसका द्रव्यमान जो होता है वो सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना से कई गुना तक होता है। दूसरा जो है इंटरमीडिएट मास, ये भी क्या है? ब्लैक होल ही है। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 102 से 105 गुना तक होता है। इनका द्रव्यमान स्टेलर ब्लैक होल से स्पष्टता अधिक किंतु सुपरमैसिव ब्लैक होल से कम होता है। अब सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात करें तो यह सबसे विशालकाय ब्लैक होल होता है। ये स्वयं में सूर्य के द्रव्यमान का सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि अरबों गुना तक का द्रव्यमान ये समाहित करते हैं। चौथा कौन सा है? मिनिएचर। ये काफ़ी छोटे होते हैं, तारकीय जो ब्लैक होल तो इससे भी छोटे होंगे। तो 148 फेंटोमीटर के आकार के ब्लैक होल, जिनके लिए क्वांटम मैकेनिकल बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेलर ब्लैक होल से छोटे ब्लैक होल की उपस्थिति की अवधारणा प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 से वज्रपात से होने वाली मृत्युओं की संख्या दोगुनी हो गई है।
वज्रपात मतलब जो आपका बिजली गिरती है साधारण भाषा में, उससे होने वाली मौतों की संख्या जो है वो दुगनी हो गई है। वर्ष 2004 से भारत में प्रत्येक वर्ष वज्रपात से लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह 1960 के दशक के उपरांत से दर्ज की गई मृत्युओं की संख्या का लगभग दोगुना है। वज्रपात होता क्या, तो वज्रपात जो है मौसम से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो आमतौर पर तड़ित झंझा से संबंध होती है, बिजली गिरने से संबंध होती है। तड़ित के दौरान मेघ में जो बादल होते हैं, इसमें हिम के कणों के मध्य घर्षण के कारण एक मेघ के विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच अकस्मात स्थिर विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जिसे अंतःमेघ तड़ित, मेघों से मेघों के मध्य तड़ित अथवा मेघ और जमीन के मध्य तड़ित कहा जाता है। जो तीसरे प्रकार वाला है, मेघ और जमीन के मध्य जो तड़ित होता है, ये इस प्रकार की तड़ित जीवन और संपत्ति को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जो तड़ित या वज्रपात है, इससे संभवतः ही कभी लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। जो लोग मरते हैं तो वो जैसे कि पेड़ पर गिरा, उसके नीचे अगर है तो इस तरीके से वो उसके चपेट में आते हैं। डायरेक्ट चपेट में आने की संभावना काफ़ी कम होती है। उन क्षेत्रों में तड़ित से होने वाली मृत्यु अधिक है जहां वन आवरण और वृक्षों का आवरण कम हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये इससे होने वाली मृत्यु कहाँ पे अधिक होगी, जहां पे वन आवरण और वृक्षों का आवरण कम हो गया है। अब वज्रपात प्रबंधन के उपाय क्या है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने राज्यों को वज्रपात कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, परंतु अभी भी बड़ी संख्या में मृत्यु निम्न स्तरीय कार्यान्वयन को दर्शाती है। वर्ष 2019 से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर आरंभ किए गए लाइटनिंग इंडिया रेजिलिएंट कैंपेन ने वर्ष 2021 तक ऐसी मृत्युओं की संख्या को 80% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो याद रखिएगा, ये कैंपेन कब प्रारंभ हुआ था, 2019 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल करके, ठीक है, लाइटनिंग इंडिया रेजिलिएंट कैंपेन, और 2019 से प्रारंभ हुआ, 2021 तक इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि इससे होने वाली मृत्यु को 80% तक कम किया जाएगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय के अनुसार जो वज्रपात होता है या जो लाइटनिंग या जो बिजली गिरने से मृत्यु होती है या इस प्रकार की आपदा होती है, यह एक अधिसूचित आपदा नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। अगला है बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ऐसा किया क्यों गया है, क्योंकि हाल ही के समय में सहकारी बैंक लागत कम करने के साथ साथ विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी आउटसोर्सिंग का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, विशेषज्ञता जहां यह आंतरिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग में होता क्या, तो आउटसोर्सिंग को सीमित अवधि के लिए कुछ गतिविधियों, यदि बैंक के संदर्भ में बात करें सहकारी बैंक, जिन्हें एक सहकारी बैंक द्वारा प्रायः वर्तमान में या भविष्य में स्वयं संचालित किया जाएगा, मतलब सीमित अवधि के लिए, परमानेंट इसको नहीं रखा जाता है। तो आउटसोर्सिंग को सीमित अवधि के लिए कुछ गतिविधियों को परिचालित करने हेतु तीसरे पक्ष के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं, इससे बैंक जो हैं वो वित्तीय जोखिम, अनुपालन जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों के प्रति सुभेद्य वल्नरेबल हो जाते हैं। इन दिशा निर्देशों की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अपनी किसी भी वित्तीय गतिविधि को आउटसोर्स करने का प्रयोजन रखने वाले सहकारी बैंक को एक व्यापक आउटसोर्सिंग नीति निर्मित करनी होगी। इसके अलावा इस नीति में बैंकों को ऐसी गतिविधियों के साथ साथ सेवा प्रदाताओं के भी चयन के लिए मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग के कारण सहकारी बैंकों का शिकायत निवारण तंत्र बाधित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य संबंधित सुर्खियों में RBI ने सांसदों, विधायकों और नगर निगमों या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों पर सभी प्राथमिक, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने से रोक लगा दी है। हालांकि कुछ छूटों के प्रावधान भी किए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सहकारी बैंक के बारे में चर्चा कर लें। तो सहकारी बैंक होता क्या है, यह एक वित्तीय इकाई है जो इसके सदस्यों से संबंधित होती है। जो इसके सदस्य होते हैं वो एक ही समय में अपने बैंक के स्वामी भी होते हैं और ग्राहक दोनों होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सदस्य ही मिलकर के इस संस्था को चलाते हैं या बैंक को चलाते हैं, उन्हीं का इसमें पैसा होता है और वही आपस में उस पैसे का उधार भी लेते हैं। तो ये सदस्य एक ही समय में अपने बैंक के स्वामी और ग्राहक दोनों होते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं।
इन्हें इनके संचालन क्षेत्र के आधार पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं। और ये आरबीआई, यदि शहरी सहकारी बैंक है तो वो आरबीआई के कंट्रोल में रहेगा, तथा यदि ग्रामीण सहकारी बैंक है तो राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के प्रभावी पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, यदि शहरी सहकारी बैंक है तो किसके पर्यवेक्षण में आएगा? आरबीआई के। यदि ग्रामीण सहकारी बैंक है तो वो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, अगला है उच्चतम न्यायालय के अनुसार दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक दिव्यांगजन पदोन्नति के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है, भले ही उसे सामान्य श्रेणी में भर्ती किया गया हो या दिव्यांगता जो है वो नियोजन के उपरांत हुई हो, मतलब नौकरी करने के बाद वो दिव्यांग हुआ हो। देखिए, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, कब का अधिनियम है? 1995 का है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 1995 एक ऐसे व्यक्ति जिसने दिव्यांगता के आधार पर सेवा में प्रवेश किया हो और एक ऐसे व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश करने के उपरांत दिव्यांगता से ग्रसित हो गया हो के मध्य विभेद नहीं करता है। वर्ष 1995 का अधिनियम पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। पदोन्नति के आरक्षण की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इंदिरा साहनी वाद जो कि 1992 का है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आरक्षण की नीति को पदोन्नति तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब एक बार आरक्षण मिल गया, फिर आगे पदोन्नति में जो है वहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि 77वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 16 में खंड 4A को शामिल किया और पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को बहाल किया। नागराज निर्णय 2006 का, इसमें न्यायालय ने 3 नियंत्रणकारी शर्तें निर्धारित की हैं जिन्हें राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व पूर्ण करना होगा। अब ये तीनों जो शर्तें हो क्या हैं? तो राज्य को अनिवार्यता प्रदर्शित करना चाहिए। पहली शर्त है वर्ग का पिछड़ापन, जिसको पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है उसका पिछड़ापन होना चाहिए, उस वर्ग का पिछड़ापन। दूसरा, उस वर्ग का पद या सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तथा तीसरा है आरक्षण जो है वो प्रशासनिक दक्षता के हित में होना चाहिए। जर्नैल सिंह वाद 2018 में उच्चतम न्यायालय ने नागराज वाद जो कि 2006 का था, इसके निर्णय से जो पहला वाला शर्त थी पिछड़ेपन वाला, तो पिछड़ेपन के प्रदर्शन के प्रावधान को रद्द कर दिया था। अब केवल 2 ही जो है शर्तें शेष हैं। एक तो उस वर्ग का पद या सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, दूसरा आरक्षण प्रशासनिक दक्षता के हित में हो। कुछ अन्य सुर्खियों को देखें तो इसमें है पहला, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा के तट पर बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया गया। यह अग्नि वर्ग मिसाइल की नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की परास क्षमता युक्त कनिस्त्रीकृत मिसाइल है। मिसाइल का कनिस्त्रीकृत संस्करण मिसाइल को प्रमोचित करने के लिए अपेक्षित समय को कम करता है, वह इसके संग्रहण व गतिशीलता में सुधार करता है। यह संशोधित उन्नत विशेषताओं से युक्त है जिसमें चपलता अर्थात इसकी तीव्रता व उच्च स्तर की सटीकता शामिल है। अगला है बैहेतन बांध। तो चीन ने हाल ही में 289 मीटर या 948 फीट ऊंचे बैहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन आरंभ किया है। यह विद्युत उत्पादन के मामले में चीन के ही 3 गार्जेस डैम के उपरांत विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इस प्रकार से चीन का 3 गार्जेस डैम और दूसरे नंबर पे है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं बैहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन। यह जो हाइड्रो पावर स्टेशन है यह जिन्सा नदी पर बांधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है और यह चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी का ऊपरी धारा है। अगला है अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने मिजोरम के 11 जिलों में से 10 जिलों में सूकर पालन स्थलों में, जो सूअर पालन होता है, तो सूकर पालन स्थलों में प्रकोप उत्पन्न किया है जिससे लगभग 7600 सूकरों की मृत्यु हो गई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात करें तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और वन्य सूकरों, मतलब चाहे वो घरेलू सूअर हो या जंगली सूअर हो, इनको प्रभावित करने वाला गंभीर विषाणुजन रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। यह सीमा पार पशु रोग ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज TAD, यह सीमा पार पशु रोग जो है जीवित या मृत सूकरों
पालतू अथवा वन्य और सूकर मांस उत्पादों द्वारा फैल सकता है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के उच्च पर्यावरणीय प्रतिरोध के कारण यह दूषित वायु, दूषित पशु खाद्य और फोमाइट्स अर्थात निर्जीव पदार्थों के माध्यम से भी संचारित हो सकता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के विरुद्ध कोई स्वीकृत टीका नहीं है और यह मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। सुर्खियों में रहे कुछ व्यक्तित्व के बारे में देखें तो यहाँ पे दो लोगों की बात करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी कहें या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहें, दूसरे पीवी नरसिम्हा राव। तो ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो वे भारत के महान उपन्यासकारों व कवियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजी में प्रथम भारतीय उपन्यास राजमोहन्स वाइफ, जो कि बंगाली परिवार की एक आर्थिक जांच पड़ताल थी, की रचना की थी। इनके उपन्यास आनंदमठ को बंगाल के राष्ट्रवाद पर प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह, जो कि 18वीं शताब्दी के अंत में होती है, उस विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंदमठ से लिया गया है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वर्ष 1872 में एक मासिक साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन की स्थापना की थी। कथा साहित्य की अन्य लोकप्रिय कृतियों की बात करें तो इसमें आपका विश्व वृक्ष आता है, द पॉइजन ट्री, देवी चौधरानी आदि कुछ कृतियां हैं। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो इनका जन्म 28 जून 1921 को होता है, मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को होता है। ये वर्ष 1991 से लेकर के वर्ष 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति को प्रस्तुत किया था। विदेश नीति के संदर्भ में उन्होंने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और भारत की पूर्व की ओर देखो नीति भी उनके कार्यकाल के दौरान ही आरंभ की गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 29 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।